हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल को लेके। यानी कि मेरे पास कोई भी एक गिवन कंपाउंड है, उस कंपाउंड को जब मैं एनएमआर के थ्रू डिटरमाइन करता हूं कि उसका कैसा मेरे पास जो ग्राफ है वो कैसा आता है, तो वहां पे मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। मान लीजिए मेरे पास ये टीएमएस है, यहाँ पे मेरे पास जो है एक पीक आती है, यहाँ पे मेरे पास एक पीक आ गई मान लीजिए टीएमएस की, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है एंड सो ऑन। तो कई जगह मुझे जो पीक्स है मेरे पास, जो ग्राफ के अंदर जो पीक होती है, कई बार मुझे ऐसी सी पीक देखने को मिलती है, कई बार मुझे जो है ऐसी सी एक पीक देखने को मिलती है, और कई बार मुझे जो है यहाँ पे इस टाइप की पीक देखने को मिलती है। कई जगह ऐसी पीक देखने को मिल जाती है, कई जगह मुझे ऐसी सी पीक देखने को मिलती है। तो हमें आज की वीडियो में यही बात करनी है कि हमें किस कंपाउंड के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप की पीक्स देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ हमें कब ऐसी पीक देखने को मिलेगी, कब ऐसी पीक देखने को मिलती है, कब ऐसी पीक देखने को मिलेगी, एंड हमारे पास और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पीक्स हमें देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है मेनली क्या चीज शो कर रखी है, यहाँ पे दो चीजें शो कर रखी है। एक तो कितनी पीक्स देखने को मिल रखी है, और दूसरी इन पीक की क्या इंटेंसिटी है, इन पीक की क्या इंटेंसिटी है, उस चीज को लेके हमने यहां पे बात करनी है। तो हमारे पास जो है आज की वीडियो में हम जो है इक्विवेलेंट प्रोटॉन का केस उठा के चलने वाले हैं। आज की वीडियो में जो है हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन का केस उठाने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास दो टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं, हमारे पास दो टाइप के प्रोटॉन्स होंगे। एक तो होंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन एंड दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो हमारे पास जो है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन के केस को लेके कि जब हमारे पास जो प्रोटॉन है अगर इक्विवेलेंट होंगे तो उसके कारण हमें किस टाइप की पीक्स देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि दोनों में हमारे पास अलग रूल अप्लाई होते हैं, बेस हमारा जो कंसेप्ट है वो सेम होगा, लेकिन जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अलग अलग हो जाता है। इसीलिए हम जो है इन दोनों को अलग अलग केस बना के पढ़ेंगे। तो बात करता हूं अगर मैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल को लेके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कि आपको यह पहचान में आना चाहिए कि मेरे पास कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। आपको यह पहचानना आना चाहिए कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन मेरे पास मेरे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप ये चीज नहीं पहचान पाओगे तो आप जो है स्प्लिटिंग नहीं करवा पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास यहां पर किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, कब मेरे पास सिंगलेट मिलेगा, कब डबलेट मिलेगा, कब डबलेट ऑफ डबलेट मिलेगा, कब मल्टीप्लेट मिलेगा। तो उस चीज के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स आपको पहचानने आने चाहिए। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, पूरे एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिए, और अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हमारे पास स्प्लिटिंग को लेके कंसेप्ट आखिरकार होता क्या है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं, नहीं तो बच्चे या फिर स्टूडेंट्स जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कहते हैं अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो वहां पे हमें n+1 पीक देखने को मिलेगी, और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, n+1 मल्टीप्लाई m+1 मल्टीप्लाई l+1। कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बता देंगे कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और आप जो है अपना काम कर लोगे। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए, एनएमआर जो है कंसेप्चुअल बेस्ड है, थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इन दोनों फॉर्मूले के थ्रू, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार ये हुआ क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन का कंपाउंड है, इसके साथ दो प्रोटॉन लगे हुए हैं, इसके साथ दो प्रोटॉन लगे हुए हैं। ये मैंने कह दिया Ha प्रोटॉन है, ये कह दिया मैंने Hb प्रोटॉन है। तो यहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कपलिंग का, एक कंसेप्ट आता है मेरे पास कपलिंग का। जो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है किसी भी एनएमआर सिग्नल के अंदर, किसी भी प्रोटॉन की जो स्प्लिटिंग होती है, हमारे ग्राफ में जो हमें पीक्स जो है स्प्लिट करती दिखती हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पीक ऐसी है, मेरे पास एक पीक ऐसी है, ये पीक क्या कर गई, स्प्लिट कर गई, ये पीक क्या कर गई, स्प्लिट कर गई ऐसे 3 में। तो ये स्प्लिटिंग क्या होती है और कपलिंग क्या होती है, कंप्लीट हमें ये चीजें पढ़नी है आज की वीडियो में। तो देखिए मेरे पास ये प्रोटॉन जो है इस प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस है इस प्रोटॉन के न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास कपलिंग की बात तो समझ में आ गई। अब मेरे पास इस प्रोटॉन ने इस प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट जो किया है वो कितने तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। ये प्रोटॉन जो है मेरे पास, मान लीजिए Ha Hb के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, या फिर Hb Ha के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, वही डिसाइड करता है मेरे पास जो पीक है मुझे ऐसी देखने को मिलेगी या ऐसी देखने को मिलेगी या कुछ और देखने को मिलेगी। यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल मेरे पास किस
चीज के ऊपर बेस्ड होती है? कपलिंग के ऊपर बेस्ड होती है। तो अब मान लीजिए मेरे पास एकदम अलग से थोड़ा समझाते हैं इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कपलिंग का मतलब क्या होता है। कपलिंग का मतलब होता है एक प्रोटॉन का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे प्रोटॉन के न्यूक्लियस के साथ क्या करे, वो इंटरेक्ट कर जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। और जब कपलिंग होगी तो कपलिंग के कारण ही हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर दो प्रोटॉन है, इसके अंदर क्या है, दो प्रोटॉन है, Ha और Hb। हम इफेक्ट देखने वाले हैं क्या, इफेक्ट ऑफ Ha on Hb। ठीक है, कि किस तरीके से Ha जो है वो Hb के साथ कपल करके उसको स्प्लिट करवाएगा, उसके सिग्नल को स्प्लिट करवाएगा। तो मान लीजिए मैंने जो B नोट है, B नोट क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन मैंने ये ले ली, बी नोट की डायरेक्शन ये वाली है। अब मेरे पास Ha की कपलिंग करवाई मैंने Hb के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो वो भी क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, Ha के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे। तो अब मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है यानी कि Bi, उसकी डायरेक्शन एक तो ये हो सकती है, उसकी डायरेक्शन एक तो ये हो सकती है, यानी कि यहां पे मेरे पास जो डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी और जो मेरे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, दोनों क्या थी, मेरे पास सेम थी। तो यहां पे क्या हुआ, मेरे पास बी इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो गया, जो बी इफेक्टिव है मेरे पास वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दूसरा काम क्या हो सकता है मेरे पास, यहां पे जो बी नोट है उसकी डायरेक्शन तो यही है, लेकिन मेरे पास जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डाउन साइड में। तो यहां पे मेरे पास डेल्टा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहां पे मेरे पास जो बी इफेक्टिव है वो भी क्या हो जाएगा, मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जब Ha ने Hb के साथ इंटरेक्शन किया तो Ha जो है Hb के साथ दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। एक तो कब, एक तो इस तरीके से कि जब इसकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, और दूसरे किस तरीके से ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है कि जो मेरे पास Ha की इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाए। तो इन दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। तो अब एक बात बताओ, इसने इसके साथ कपल किया और ये इसके साथ जब कपल कर रहा है तो दो तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहां पे मेरे पास आनी तो एक ही पीक चाहिए थी, आनी तो कपलिंग के कारण एक ही पीक आती है, लेकिन वो जो एक पीक है वो क्या हो जाती है, हमारे पास स्प्लिट हो जाती है। और स्प्लिटिंग का रीजन क्या होता है, स्प्लिटिंग का रीजन होता है कि मेरे पास जो प्रोटॉन स्प्लिट करवा रहा है इस प्रोटॉन को, वो यहां पर कितने तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। तो यहां पे दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। तो मेरे पास जो ऐसी पीक आनी थी, मेरे पास जो ऐसी पीक आनी थी, क्या कर जाएगी, ये स्प्लिट कर जाएगी। स्प्लिट कैसे कर जाएगी, यहां पे इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से स्प्लिट कर जाएगी। और मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे मुझे यहां पे डबलेट देखने को मिल जाएगा। मुझे यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, डबलेट देखने को मिल जाएगा। और देखो यहां पे जो ये पीक है, मैंने दोनों की जो हाइट है वो क्या बनाई है, सेम बनाई है। सेम हाइट बनाने का क्या इंटेंशन है मेरा, ये बताता है मुझे कि दोनों की जो हाइट है, जो मेरे पास स्प्लिटिंग हुई है उसके बाद मेरे पास जो पीक की जो हाइट होगी वो क्या होगी, सेम है। यानी कि यहां पे जो इंटेंसिटी है दोनों पीक की, यहां पे मेरे पास दोनों की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मेरे पास सेम होगी। दोनों की इंटेंसिटी मेरे पास क्या होगी, सेम होगी। सेम क्यों होगी, क्योंकि देखो यहां पे मेरे पास एक ही केस बनता है जब मेरे पास बी इफेक्टिव इंक्रीज हो जाए, और एक ही केस बनता है जब मेरे पास बी इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो यहां पे मेरे पास जो है क्या हो जाएगा, 1:1 आएगा। मेरे पास यहां पे जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1 की हाफ, मतलब एक केस ऐसा है जब ये होगा, एक केस ऐसा है जब ये होगा। तो दोनों के कारण जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, मेरे पास सेम ही तो आएगी ना। दोनों के कारण मेरे पास इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या था, टीएम, यहां पे मेरे पास ये मेरे पास केमिकल शिफ्ट का स्केल है, ये मेरे पास टीएमएस है। मान लीजिए मेरे पास जो पीक है इस एचबी की जो पीक है वो यहां पे आनी थी। अब ये यहां पे कैसे आ रही है, यहां पे ये इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आई है। तो यहां पे सिंपल सी बात दिख रही है, एक जगह मेरे पास बी इफेक्टिव इंक्रीज था और एक बी इफेक्टिव मेरे पास क्या था, डिक्रीज था। तो यहां पे देखो ये मेरे पास सेंटर है, ये मेरे पास सेंटर है, यहां पे बी इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज दिखा दिया और यहां पे मेरे पास बी इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज दिखा दिया। तो इस तरीके से मेरे पास कोई भी एक गिवन प्रोटॉन जो है वो क्या हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है। इस तरीके से मेरे पास कोई भी एक गिवन प्रोटॉन क्या होगा, स्प्लिट हो जाता है। समझ में आया सब कुछ, स्प्लिटिंग का केस कैसा होता है।
सबको समझ में आया? तो अब यहां से मैं अगर आपको एक और केस करवाऊं, मान लीजिए मेरे पास 2 प्रोटॉन है, अब की बार मान लीजिए ये तो मैंने अब की बार एक प्रोटॉन लिया, मान लीजिए मेरे पास 2 प्रोटॉन है, मान लीजिए मेरे पास 2 प्रोटॉन है, कार्बन है, यहां पे Ha है, यहां पे Ha है और ये Hb है। यहां पे मैंने जो 2 प्रोटॉन लिए हैं, कैसे हैं ये दोनों? इक्विवेलेंट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको केस क्या बता रहा हूं अभी, इक्विवेलेंट का केस बता रहा हूं। केस क्या बता रहा हूं मैं यहां पे आपको? इक्विवेलेंट का। अब यहां पे मेरे को एक बात बताओ, मुझे देखनी है स्प्लिटिंग ऑफ Hb। मुझे क्या देखनी है? मुझे देखना है, अभी कंसीडर करना है केस स्प्लिटिंग ऑफ Hb ड्यू टू Ha। सिंपल सी बात है मेरे पास, यहां पे अगर Hb का जो सिग्नल होगा, यहां पे जो कपलिंग होगी वो Ha के कारण होगी, और यहां पे मेरे पास 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों प्रोटॉन जो है इस एक प्रोटॉन के साथ कपल करेंगे और Hb का क्या देंगे? सिग्नल देंगे। तो अब हमें देखना है कि मेरे पास जो सिग्नल आएगा, मेरे पास जो यहां पे सिग्नल आएगा वो कैसा सिग्नल देखने को मिलने वाला है। तो देखो मेरे पास मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है, ठीक है। यहां पे मेरे पास इसकी जो है Bi है, इसकी मान लीजिए Bi डैश है, इसकी मान ली मैंने Bi डैश जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है जो इंड्यूस हुई है, ठीक है, इस तरीके से है मेरे पास। तो मान लीजिए मेरे पास B नोट की डायरेक्शन तो ये है, मान लीजिए B नोट की डायरेक्शन तो है अपवर्ड साइड, HA की डायरेक्शन जो है यानी कि HI की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड साइड है, और HI डैश की जो डायरेक्शन है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो भी क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। एक तो ये केस बन सकता है मेरे पास। दूसरा केस क्या बन सकता है? B नोट की डायरेक्शन तो यही है, HI की डायरेक्शन भी यही है, लेकिन HI डैश की जो डायरेक्शन अब की बार वो डाउनवर्ड साइड में है। एक ये केस बन सकता है। दूसरा केस क्या बनेगा? B नोट, देखो सिंपल सी बात है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, चेंज तो नहीं कर सकते ना हम। तो यहां पे मेरे पास इनकी चीजें जो इनकी डायरेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। तो अब की बार मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन मेरे पास अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन मेरे पास सेम है। और चौथा केस क्या बन सकता है? इसकी तो अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड और इसकी डाउनवर्ड। तो यहां पे मेरे पास HA जब कपल करेंगे HB के साथ, और जब HB का हमें सिग्नल मिलेगा तो उस कपलिंग के कारण हमारे पास यहां पे ये 4 केस बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई केस बन नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास ओवरऑल क्या हुआ? B इफेक्टिव जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और ऐसा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है। यहां पे मेरे पास क्या हो गया? B इफेक्टिव जो है वो क्या हो गया? कंप्लीटली डिक्रीज हो गया। और ऐसा केस भी मेरे पास क्या है? एक ही है, जबकि ये दोनों केस मेरे पास सेम ही तो है, दोनों मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन थे, दोनों मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन थे। ये Bi और Bi डैश मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया था, लेकिन दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो सेम ही तो होगी ना। तो एक बार मैंने क्या है दिया कि एक प्रोटॉन की सेम डायरेक्शन में है, दूसरे प्रोटॉन की अपोजिट डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है। दूसरे केस में मैंने क्या कहा? इसकी मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में है और इसकी मेरे पास सेम डायरेक्शन में है, दोनों केस तो सेम ही है ना। तो यहां पे मैंने कह दिया यहां पे B इफेक्टिव जो है मेरे पास वो कुछ B जो है वो कुछ क्रिएट हुई है, ठीक है। और यहां पे मेरे पास ऐसे कितने केस हो गए? 2 केस हो गए। तो ये 1 2 1 यानी कि मेरे पास यहां पे कितनी जो मेरे पास एक पीक आएगी वो किस तरीके से स्प्लिट होएगी? वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी। सिग्नल तो एक ही आना था लेकिन वो स्प्लिट हो जाएगा कुछ ऐसे तरीके से। यहां पे मैंने क्या दिखाया? 3 पीक्स दिखाई है। इसकी जो स्प्लिटिंग है इसके अंदर मैंने 3 पीक्स दिखाई है, एक ऐसी और एक ऐसी। और यहां पे अब की बार मुझे समझ में आ रहा है इन पीक्स की जो हाइट है वो सेम नहीं है, यानी कि इनकी जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं है, और इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो यहां पे देखो इन दो की मैंने क्या दिखाई है? सेम दिखाई है। इन दो की मैंने क्या दिखाई है? सेम इंटेंसिटी दिखाई है, और इसकी अलग दिखाई है। तो यहां पे मैंने ऐसा क्यों दिखाया है? ऐसा इसलिए दिखाया है क्योंकि मेरे पास यहां पे देखो एक केस ऐसा था जब मेरे पास B इफेक्टिव कंप्लीटली इंक्रीज हुआ है, और एक केस ऐसा था जब मेरे पास B इफेक्टिव जो है कंप्लीटली डिक्रीज हुआ था। तो ये केस वो है जब मेरे पास B इफेक्टिव कंप्लीटली इंक्रीज हो गया, और ये वाला केस वो है जब मेरे पास B इफेक्टिव कंप्लीटली डिक्रीज हो गया। और 2 केस ऐसे थे जब मेरे पास B इफेक्टिव जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप में था, ना ज्यादा इंक्रीज ना डिक्रीज, इन दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का। तो ऐसे मेरे पास 2 केस बन रहे थे, और 2 केस अगर एक चीज को फेवर करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और इन दोनों का एक एक केस बन रहा था, इसलिए मैंने क्या दिखाया? इन दोनों केस की जो मेरे पास इंटेंसिटी है वो मैंने सेम दिखाई है, और इस वाले केस की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा दिखाई है। तो यहां पे मेरे पास इस तरीके से हमें क्या देखना होता है? स्प्लिटिंग ऑफ NMR सिग्नल देखना पड़ता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या हमें बार बार यही चीज करके देखनी है क्या कि कितने सिग्नल आएंगे, कितनी हमारे पास इंटेंसिटी आएगी, क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं करना है।
ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल देखना है। हमें क्या देखना है? एक ही रूल, जो कि हर टीचर जो है सिर्फ वही चीज एक फॉर्मूला बता के छोड़ देता है, पीछे का कंसेप्ट नहीं बताता कि आखिरकार यहां पे हो क्या रहा होगा। तो यहां पे हम देखते हैं अब कि किस तरीके से मेरे पास यहां पे किस तरीके से मेरे को पीक्स निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा, अगर मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं तो मेरे पास वहां पे जो स्प्लिटिंग होती है, अगर मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो वहां पे स्प्लिटिंग जो होती है वो किस रूल से होती है? वो होती है मेरे पास n+1 रूल से। यहां पे मेरे पास स्प्लिटिंग क्या होती है? n+1 रूल से होती है। और यहां पे n क्या है? यहां पे n है मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरीके से हमारे पास किसी भी एक प्रोटॉन की हमें क्या देखनी होती है? स्प्लिटिंग देखनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम यहां पे एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? मेरे पास है CH3 CH2F। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि कितने डिफरेंट टाइप के सिग्नल देखने को मिलेंगे, कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो अभी मैं आपको जो है इक्विवेलेंट प्रोटॉन का केस करवा रहा हूं, तो इक्विवेलेंट के ही एग्जांपल दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे दिख गया यहां पे दो सिग्नल देखने को मिलेंगे, एक सिग्नल ये वाला, एक सिग्नल ये वाला। टोटल कितने सिग्नल आएंगे? पहला केस हमारा 2 सिग्नल, एक क्वेश्चन हमारा निपट गया। दूसरा, मेरे पास स्प्लिटिंग कैसी कैसी होएगी? तो मुझे पता है इस कार्बन के ऊपर जो 2 हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट है, और इस कार्बन के ऊपर जो 3 हाइड्रोजन है वो कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। यानी कि मेरे पास केस कैसा है? इक्विवेलेंट प्रोटॉन वाला केस है मेरे पास। यानी कि ये 2 हाइड्रोजन मिलके इन 3 हाइड्रोजन को स्प्लिट करवाएंगे, और ये 3 हाइड्रोजन मिलके इस 2 हाइड्रोजन को क्या करवाएंगे? स्प्लिट करवाएंगे। ये बात समझ में आ गई? और स्प्लिटिंग कैसे होएगी? यानी कि हमारे पास डबलेट मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, क्वाड्रेट मिलेगा। वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास n+1 रूल से। यहां पे मेरे पास n क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन से हाइड्रोजन एटम मेरे पास? यहां पे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम। ये क्या है मेरे पास? इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं बात करूं, इसको मैंने नाम दे दिया HA, इसको मैंने नाम दे दिया HB, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन जो है HB वाले, वो 3 हाइड्रोजन को कैसे स्प्लिट करवाएंगे? n+1 रूल से। तो यहां पे मेरे पास क्या देखने को मिलेगा? 2 + 1 यानी कि 3। यहां पे क्या आ गया? 3। 3 के लिए मेरे पास क्या है? ट्रिपलेट। यानी कि यहां पे मेरे पास इन 3 हाइड्रोजन को क्या मिलेगा? 3 हाइड्रोजन को तो मिलेगा मुझे ट्रिपलेट। 3 हाइड्रोजन का तो क्या मिलेगा? ट्रिपलेट। और अगर इसकी बात करूं तो ये 3 प्रोटॉन मिलकर इन 2 हाइड्रोजन को स्प्लिट करवाएंगे। तो यहां पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन के कारण इन 2 हाइड्रोजन को क्या मिलेगा? n+1 करूंगा मैं, 3 + 1 दैट इज 4। तो 4 को क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेट। 4 को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेट कहते हैं। यानी कि इन 2 हाइड्रोजन को क्या मिलेगा मुझे? क्वाड्रेट मिलेगा। इन 2 हाइड्रोजन क्या मिलेगा? क्वाड्रेट मिलेगा। अब एक बात मैं बीच में बताना भूल गया, ये ट्रिपलेट क्या है, क्वाड्रेट क्या है। तो देखिए, अगर मेरे पास एक ऐसी पीक आ रही है, अगर एक ऐसी पीक आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगलेट, क्योंकि इस पीक में कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई है। अगर मेरे पास कुछ ऐसी पीक आई है तो इसी को हम क्या कहेंगे? डबलेट। इसको हम कहते हैं डबलेट। यानी कि 2 स्प्लिटिंग हुई है मेरे पास। यहाँ पे ये देखो 2 पीक है ना, 2। तो अगर मेरे पास ऐसी पीक आई है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। अगर 4 आ जाए तो क्वाड्रेट, 5 आ जाए तो क्विंटेट, 6 आ जाए तो सेक्सटेट, 7 आ जाए तो सेप्टेट, ठीक है। तो यहां पे मैंने यही कहा है, इन 3 हाइड्रोजन का क्या मिलेगा मुझे? ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। तो ट्रिपलेट देखने को मिलेगा यानी कि कैसी पीक देखने को मिलेगी? कुछ ऐसी, ठीक है। और इन 2 हाइड्रोजन का क्या देखने को मिलेगा मुझे? क्वाड्रेट देखने को मिलेगा। क्वाड्रेट की पीक मेरे पास कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। कुछ ऐसी सी पीक आएगी मेरे पास क्वाड्रेट की। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या राइज होता है कि मेरे पास सर, हमें तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से किसका ट्रिपलेट मिलेगा, किसका क्वाड्रेट मिलेगा, किसका मल्टीप्लेट मिलेगा, किसका सिंगलेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि हम ये कैसे याद रखेंगे कि यहां पे मेरे पास इनकी इंटेंसिटी जो है वो 1:1 में है। इसकी इंटेंसिटी क्या है? 1:1 में। इसकी कैसी है? 1:2:1 में। इनकी कैसी आएगी मेरे पास? जो क्वाड्रेट आएगा इसकी कैसे आएगी मेरे पास? 1:3:3:1 में। इनकी आएगी मेरे पास इंटेंसिटी 1:3:3:1 में। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताओ मेरे पास इस सिग्नल में कितने कैसी कैसी मेरे पास स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी और उनकी रिस्पेक्टिव इंटेंसिटी क्या होगी। तो इंटेंसिटी सर हम तब तक तो बता नहीं सकते जितना अभी तक आपने बताया है, जब तक मैं वो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितनी कितनी डायरेक्शन में कैसे कैसे केस पॉसिबल है वो बना के ना देख लूं। और जब तक मैं वो बनाऊंगा नहीं तो इंटेंसिटी पता नहीं चलेगी। और अगर इंटेंसिटी पता नहीं चल रही तो सर
सर मेरा क्वेश्चन करने का फायदा क्या होगा, और अगर सर आपने अभी तक जो मेथड बताया है हम उस मेथड के थ्रू चलेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो सर इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, तो क्या हम बना के देखें, तो आंसर है नहीं, बना के नहीं देखना आपको क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है। हमारे पास एक आता है पास्कल स्केल आता है, हमारे पास क्या आता है, पास्कल स्केल आता है, और ये पास्कल स्केल जो है हमें जानने में हेल्प करता है इंटेंसिटी को लेके। एक क्या आता है मेरे पास, पास्कल स्केल, जिसने आप जैसे और हम जैसे बच्चों की पुकार सुन ली थी कि बच्चों को दिक्कत आएगी, बार बार ये बना के नहीं देख सकते वो एग्जाम के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा एक हमारे पास एक स्केल दे दिया हमें, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोटॉन की जो स्प्लिटिंग की जो इंटेंसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी प्रोटॉन की जो स्प्लिटिंग इंटेंसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास प्रोटॉन जो है जीरो है, साइड प्रोटॉन अगर जीरो है, ये पहली बात तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन के केस में, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन के केस में, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोटॉन का केस ही समझा रहा हूं, राइट। तो यहां पे अगर मेरे पास प्रोटॉन एक भी नहीं है साइड में, अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा केस है CH3F ऐसा है, अब इन तीन प्रोटॉन के साथ कपल करने के लिए कोई भी प्रोटॉन नहीं है, राइट, कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो इन तीन प्रोटॉन के कारण प्रोटॉन तो है ना, सिग्नल तो हमें मिलेगा, तो इन तीन प्रोटॉन के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, एक सिग्नल देखने को मिलेगा, और वो एक सिग्नल कैसा होगा, वो एक सिग्नल होगा हमारे पास सिंगलेट, एक ही पीक आ जाएगी, एक ही पीक आ जाएगी, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, स्प्लिटिंग अगर करनी है तो स्प्लिटिंग के लिए कपलिंग इंपॉर्टेंट है, और जब तक कपलिंग नहीं होगी स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो हमें उन प्रोटॉन का क्या देखने को मिलेगा, सिंगलेट देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर मेरे पास साइड में एक भी प्रोटॉन नहीं है, अगर मेरे पास साइड में एक भी प्रोटॉन नहीं है, यहां पे मेरे पास क्या है, साइड प्रोटॉन, यहां पे मेरे पास क्या है, साइड प्रोटॉन, अगर मेरे पास एक भी साइड प्रोटॉन नहीं है तो वहां पे मेरे को एक ही सिग्नल, एक ही पीक देखने को मिलेगी, और वो कैसी होगी मेरे पास, सिंगलेट, वो कैसी होगी मेरे पास, सिंगलेट। कोई दिक्कत नहीं है इतने में, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पीक देखने को मिलेगी। अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है साइड में तो दो पीक देखने को मिलेगी, और वो कैसी हो जाएगी हमारे पास, डबलेट, उसको हम क्या कहते हैं, डबलेट। अगर दो प्रोटॉन है तो तीन पीक देखने को मिलेगी, और उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है। आप कहोगे सर तीन पीक का क्या मतलब है, अरे देखो ये तीन पीक ही तो है ना, ट्रिपलेट है, कितनी पीक है, एक पीक ये रही, एक पीक ये रही, एक पीक ये रही, तीन पीक हो गई ना, तो तीन पीक ही तो देखने को मिल रही है, अगर साइड प्रोटॉन दो है तो यहां पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। अगर मेरे पास साइड में तीन प्रोटॉन है तो वहां पे चार पीक देखने को मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेट, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेट कहते हैं। अगर चार प्रोटॉन है तो पांच पीक देखने को मिलेगी, उसको हम कहते हैं क्विंटेट, उसको हम क्या कहते हैं, क्विंटेट कहते हैं। अगर पांच प्रोटॉन है तो छह पीक देखने को मिलेगी, उसको हम कहते हैं सेक्सटेट, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सटेट कहते हैं। और अगर छह प्रोटॉन है वहां पे सात पीक देखने को मिलेगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेप्टेट कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट कहेंगे। यानी कि जितना मैंने अभी तक आपको करवाया था, ये कैसे निकाला है मैंने, ये मैंने निकाला है N+1 रूल से, N+1 रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज सोच के रखना कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन होता है तो N+1 पीक रूल देखने को हमें मिलता है। एक प्रोटॉन था तो एक में एक ऐड कर दूंगा तो दो पीक देखने को मिलेगी, दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो 2+1 तीन पीक देखने को मिलेगी, तीन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो 3+1 चार पीक देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम हमें 6 ही इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक प्रोटॉन के साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेप्टेट तक ही छोड़ते हैं, बाकी आपको लिखना हो तो लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑक्टेट ने पता नहीं क्या क्या बनता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब इंटेंसिटी रेशियो के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, इंटेंसिटी रेशियो, क्योंकि हमारा तो इंपॉर्टेंट रोल तो यही है ना कि इंटेंसिटी रेशियो हमें पता चले कि मेरे पास क्या इंटेंसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर एक ही पीक आएगी मेरे पास तो एक ही पीक की तो एक ही इंटेंसिटी रहेगी, एक ही पीक की तो एक ही इंटेंसिटी रहेगी। एक पीक की तो क्या इंटेंसिटी होगी, वो ऐसी देखने को मिल जाती है, मुझे ऐसी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको पीक बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए क्या है। अगर मेरे पास डबलेट था तो डबलेट में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, डबलेट में मुझे दो पीक देखने को मिलती है, और दोनों की इंटेंसिटी मैंने क्या बताई थी, सेम। दोनों की इंटेंसिटी कैसी थी, सेम थी, 1:1 में थी। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, ट्रिपलेट आएगा तो ट्रिपलेट में आपको
क्या करना है, यहाँ पे ये पास्कल स्केल ने क्या बताया कि आप क्या करो कि जो साइड में है ये दोनों जो है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इनको तो एकदम साइड में कर दो और इनका जो समेशन आएगा उस समेशन को बीच में रख दो। तो इन दोनों का सम क्या आएगा 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो ट्रिपलेट आएगा उसकी मेरे पास जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी 1:2:1 में आएगी, यानी कि कुछ ऐसी बन जाएगी 1:2:1 में। अगर मैं अब बात करता हूं क्वाड्रेट की, तो क्वाड्रेट में 4 पीक आएगी, 4 में क्या कैसे आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेट की इंटेंसिटी क्या आएगी 1:3:1 में, देखिए 1:3:1 में कुछ इस टाइप की मुझे क्वाड्रेट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्विंटेट की, तो क्विंटेट में 5 पीक, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1, यानी कि मेरे पास जो क्विंटेट की बात करूंगा तो इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा 1:4:6:4:1, यानी कि 1:4:6:4:1, कुछ इस टाइप की पीक मुझे देखने को मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं सेक्सटेट की, तो सेम सेक्सटेट में करो, इसको 1 को साइड में लेके जाओ, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 5 आएगा और यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो क्या आ जाएगी 1:5:10:10:5:1। और अगर मैं बात करता हूं सेप्टेट की, तो यहाँ पे 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो क्या रहेगा मेरे पास 1:6:15:20:15:6:1। तो इस टाइप से हम पास्कल स्केल की हेल्प से कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इंटेंसिटी रेशियो रहेगा, कितनी नंबर ऑफ पीक्स हमें देखने को मिलेगी, किस टाइप से हमारे पास स्प्लिटिंग होगी और जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, क्विंटेट, सेक्सटेट, सेप्टेट। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप कई सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे इतने दिनों से कहाँ गायब था। तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था मेरे कुछ माइग्रेशन वगैरह के चक्कर में, तो आज ही आया हूँ मैं। तो आज आते ही मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ मैं, क्योंकि और लेट करूँगा तो अच्छी बात नहीं है और साथ के साथ न्यू ईयर भी है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।